इस वीडियो में हम लोग एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस फंड का स्पेशलिटी क्या है, इस फंड में हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। उसके साथ साथ आपको बोर्ड में दिखे होंगे कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, यहाँ पे कुछ फिनांस बोल के मैंने लिखा हूँ, गूगल बोल के लिखा हूँ, आईटी बोल के लिखा हूँ। ये सब कुछ डेटा हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग अलग सा होने वाला है ये रिव्यू, पूरा एनालिसिस डिफरेंट होने वाला है। आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ जो कॉमन चीज रहता है, जैसे कि आपका रिटर्न 1 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर तक रिटर्न एनुअलाइज्ड, वो हम देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो, उसका पोर्टफोलियो, एग्जिट लोड, उसका फंड मैनेजर, ये सब कुछ तो हम देखेंगे ही। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे आपका एज वाइज, आपका उम्र के अनुसार ये जो फंड है ये मल्टी कैप या फोकस्ड कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन का कितना प्रतिशत आप इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, एक धारणा हम लोग देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो है वो ये जो डाउनफॉल आया है, जो जनवरी 2020 से लेके थोड़ा सा डाउनफॉल आया था हमारा मार्केट में, अभी भी अपना जो हाईएस्ट पीक से है उसमें से निफ्टी नीचे है। लेकिन ये जो डाउनफॉल है उसके बाद एक मंथ में जो अप मूव आया है, ये जो पूरा प्ले है इसको ये फंड ने अच्छा से प्ले किया है, फंड मैनेजर अच्छा से प्ले किया है। थोड़ा सा हम उसको जानने का कोशिश करेंगे कि क्यों ये हुआ है और आगे जाके इसका प्रोस्पेक्ट जो है वो कैसे रहने वाला है। देखिए, फ्यूचर हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट को देख के अंदाजा लगाना है। यही हमें करना है कि पास्ट एक धारणा हमें प्रदान करता है, लेकिन फ्यूचर एग्जैक्टली कोई भी नहीं देख सकता है। इसलिए हमें हर 6 मंथ, 3 मंथ्स में एक बार पोर्टफोलियो या फंड्स को तो रिव्यू करना है। देखिए, जल्द से जल्द देख लेते हैं इसका जो फिनांस का एलोकेशन है। फिनांस आप जानते हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर है, फिनांशियल सेक्टर है, वो हमारा निफ्टी या सेंसेक्स में भी वेटेज बहुत ज्यादा रखता है। तो बैंकिंग सेक्टर अगर ऊपर जाए तो हम धारणा ले सकते हैं कि निफ्टी या बाजार ऊपर जाएगा। अगर उसमें ढीलापन आता है तो हमारा बाजार भी नीचे जाएगा या उसमें एक साइडवाइज मूवमेंट रहेगा। यही हम धारणा कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। तो देखिए, जनवरी में इसका जो फिनांस के ऊपर एलोकेशन था टोटल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, वो 37% के आसपास था ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस फंड का। उसके बाद क्या हुआ डाउन द लेन, आप देखिए फरवरी में, देखिए एंड ऑफ फरवरी में उसका जो आपका हुआ वो 32% इस फंड ने थोड़ा सा रिड्यूस किया। अप्रैल में थोड़ा सा सेम ही रहा। उसके बाद देखिए जुलाई एंड, मतलब अभी अगस्त चल रहा है, तो जुलाई एंड का जो आप लेटेस्ट पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से 30% अभी एलोकेशन हो गया है इसका बैंकिंग यानी फिनांस में। तो वो धीरे धीरे जो है अपना जो बैंकिंग सेक्टर में उसका एलोकेशन धीरे धीरे कम हुआ है। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ। और वो कहां पे अपना बेट को ज्यादा बढ़ाया है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो फॉरेन स्टॉक्स है वो अभी अच्छा प्ले कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे जो फॉरेन इंडेक्स में निवेश करते हैं वो फंड तो इस दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं ये जो फंड है और ये फंड मैनेजर का बेट भी कहीं ना कहीं बाहर के फॉरेन स्टॉक के ऊपर है। उसमें स्पेशली वो लोग गूगल के ऊपर बेट ले रहा है। जो अल्फाबेट इंक है, गूगल का पेरेंट कंपनी, वो इसका पोर्टफोलियो में है। उसका जो एलोकेशन था जनवरी 2020 में वो था आपका 4%। उसको देखिए डाउन द लेन उन्होंने बढ़ाया है। फाइनल आप देखिए, फाइनल उसका जो अभी आया है लेटेस्ट पोर्टफोलियो वाइज वो 7.14%, यानी 7% से ज्यादा पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो है वो इसका फॉरेन इक्विटी यानी गूगल में है। और आप जानते हैं, आप जो यूट्यूब भी देखते हैं या बहुत लोग गूगल का प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, तो गूगल एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है, आईटी सेक्टर बिलोंग करते हैं। तो इसमें उन लोगों का देखिए ज्यादा थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाने के दौरान ये जो डाउनफॉल आया इंडियन मार्केट में,
उसको ये स्टॉक ने या ये फंड ने बोल सकते हैं अच्छा स्टेबिलिटी प्रदान किया, अच्छा रिटर्न आप लोगों को कमा के दिया है। आईटी में भी वे सेम ही हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, यहाँ पे 4% था पहले आईटी का ओवरऑल आपका एलोकेशन जो आपका जनवरी 2020 में था, उसके बाद ये बढ़ के 7% के आसपास है आज का दिन में। तो आप देख सकते हैं फार्मा में भी वो लोग थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ाया है, 5% के आसपास अभी उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन फार्मा में है। बोलने का मतलब ये है फार्मा एंड आईटी जो ये डाउनफॉल में अच्छा प्ले किया था, वो दो सेक्टर में इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना एलोकेशन बढ़ाया है फंड मैनेजर ने, और ये फंड ने जो इसको अच्छा परफॉर्मेंस या स्टेबिलिटी प्रदान किया है। और फिनांस में जो थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है उसमें से थोड़ा सा एलोकेशन उन्होंने कम किया है। अभी आगे आने वाला दिनों में महीनों में देखना है वो लोग अभी जो प्ले हो रहा है, अभी जो निफ्टी में मूव आ रहा है उसको ये फंड मैनेजर कैसे प्ले करता है वो तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा। लेकिन फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास है। फंड मैनेजर है मिस्टर श्रीनिवासन जो इस फंड को 2009 से मैनेज करके आते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत लॉन्ग इसका जो परफॉर्मेंस या फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं बहुत लॉन्ग है। 2009 से वो ये फंड को मैनेज करते आए हैं, तो इस फंड का तो इन एंड आउट वो जानते होंगे। अभी देख लेते हैं इसका रिटर्न। मैं ये एनालिसिस करके दिया, इससे आपको धारणा मिलेगा कि ये जो रिटर्न है वो क्यों हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए रिटर्न तो आपको कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न के पीछे कारण क्या है ये अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो अपना जो पोर्टफोलियो में अलग फंड है उसको आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, फंड का रिटर्न अगर देखेंगे एक ईयर में 12.9%, 3 इयर्स में 10% से ज्यादा, 5 इयर्स में लगभग 12% के आसपास और 7 इयर्स में 19% से भी ज्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न ये फंड आप लोगों को निकाल के दिया है। तो फंड का परफॉर्मेंस को लेके तो कुछ बात नहीं है, फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसको वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जो लोग भी बने हैं फंड में वो तो बने सकते हैं। मैं आगे जाके आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या अमूमन रहने वाला है, आप लोगों को ये फंड को लेके क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल्स बात करूंगा। जल्द से जल्द इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देख लेते हैं। फंड का एग्जिट लोड 1% है अगर आप एक ईयर से पहले यूनिट को रिडीम करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो है 0.82%। ये मैं हर वक्त डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बता रहा हूं, तो इसमें आप ये डेटा को देख सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है। और अभी आ जाते हैं इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन। देखिए पोर्टफोलियो एलोकेशन में जो मेन स्नैप है वो तो मैं आप लोगों को बता दिया, उसके साथ साथ पोर्टफोलियो में आप बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ऐसा अच्छा स्टॉक ये लोग लेके बैठा है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में आपका पोर्टफोलियो इस फंड का आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक में ये लोग निवेश करके रखे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सेक्टोरियल बेट ले रहे हैं या फिर जो फॉरेन इक्विटी में ये लोग निवेश करना चालू किया है, ये कहीं ना कहीं ये फंड को एक एक्स्ट्रा बूस्ट प्रदान कर रहा है जो उसका रिटर्न में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं आगे आने वालों दिनों में हमको क्या करना है। जिसके पास फंड है उसको क्या करना चाहिए, जिसके पास ये फंड नहीं है उन लोगों को क्या करना है, अपना एज अनुसार पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना ये कैटेगरी में रहना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देता हूं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप मेरा न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज, वीकली न्यूज़पेपर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वो लिंक को विजिट करके आप 15 अगस्त का जो एडिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वहां पे डिटेल्ड कुछ डिस्कशन रहता है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस फंड को मल्टी कैप कैटेगरी में सोचता हूं, क्योंकि बहुत सारा जगह में आप इसको फोकस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है इसको मल्टी कैप एंड फोकस्ड आप बोल सकते हैं क्योंकि इसमें मिड कैप ओरिएंटेशन भी है, लार्ज कैप भी है। और अगर आप गूगल से कंपेयर करेंगे तो गूगल तो बहुत ही ज्यादा लार्ज कैप है, मतलब इंडियन जो लार्ज कैप है उसके साथ अगर आप गूगल को कंपेयर करेंगे तो हमारा इंडियन कंपनी मिड कैप हो जाता है। तो ऐसा तो गूगल है तो उसमें तो बहुत लार्ज कैप ऑलरेडी इस फंड में है और उसके साथ मिड कैप्स भी है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो मल्टी कैप में मैं ये पर्सनली चूज करता हूं, इसको देखता हूं।
तो इसीलिए एज कैटेगरी मैंने लिखा हूं, जो लोग 20s और 30s में है उन लोगों के लिए क्या पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए मल्टी कैप का, 40 to 50s में है, और जिन लोग मेरा व्यूअर 60 के ऊपर है उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए। मैं ये बोलने के पहले एक बता देता हूं, यहां पे मैं एक धारणा दूंगा, आपको अपना हिसाब से इसको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो एलोकेशन डिपेंड करता है आपका खुद का रिस्क लेने का क्षमता के ऊपर, आपका फैमिली का इनकम के ऊपर, आपका फैमिली लायबिलिटीज के ऊपर, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर, कितना टाइप का गोल है, गोल का ड्यूरेशन क्या है, इसके सभी के ऊपर। इसमें हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरी होता है, हर एक के लिए अलग अलग आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन रहता है, तो एक सेम आंसर सभी के लिए नहीं होगा। यहां पे मैं एक धारणा दूंगा, आप अपने हिसाब से उसको उस प्लान को कस्टमाइज कर लीजिएगा। इसमें देखिए, अगर आप इस एज कैटेगरी में है तो आप आराम से अपना जो 40% ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है, इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 40% आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 40% आप इस फंड में डाल सकते हैं। मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास एक मल्टी कैप फंड मौजूद है तो और आप इसको लेना चाहते हैं, तो दोनों मल्टी कैप को मिला के आपका जो टोटल ओवरऑल मल्टी कैप का एलोकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 40%। अब ये आप आपके हिसाब से रिस्क लेने का क्षमता, गोल, इसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। 40% इज ओके, क्योंकि आपके पास एज ग्रुप में है तो आपके पास बहुत सारा लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत सारा टाइम है। अगर आप 40 to 50 में है एज ग्रुप में तो आप आराम से 30% रख सकते हैं। अगेन ये आपका रिस्क लेने का क्षमता के ऊपर है, लेकिन 30% इज ओके। जो लोग 60 प्लस है वो लोग समझ लीजिए, ये अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 10-20% नहीं है, ये है मान लीजिए आपका टोटल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसका 10 to 20% आप रख सकते हैं आराम से मल्टी कैप में। उसके बाद आप लार्ज कैप में भी रखना है, ज्यादा लार्ज कैप में आपको रखना है, थोड़ा सा डेप्थ फंड में भी रखना है। ऐसा करके जो आपका ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बनता है वो पोर्टफोलियो का 10 to 20% आप मल्टी कैप कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। बहुत लोग बोलेंगे जिन लोगों के पास ऑलरेडी है वो लोग क्या करेंगे, और जिन लोगों के पास ये फंड नहीं है वो लोग क्या करेगा, अभी जाके कूदना है, उसको ऐड करना है या क्या करना है। तो देखिए, मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं कि जिन लोगों के पास ये फंड नहीं है, पहले तो मेरा गोल एलोकेशन या गोल एलोकेशन के बारे में एक वीडियो है, वो पहले आप देख लीजिए। फंड को एलोकेट तभी करें जब गोल आपको परमिट कर रहा है एक फंड ऐड करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो कूद के हमें वो फंड लेना है। ऐसा तो आप जो भी फंड अच्छा करेगा उसको आप लेते जाएंगे तो आपका एंड ऑफ द 10 ईयर्स आपके पास 20-30 फंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप पहले गोल देख लीजिए, आपका क्या गोल है। उसमें अगर एक मल्टी कैप फंड को ऐड करना बनता है तभी आप एक को ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको ही आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका गोल एलोकेशन आपको परमिट करता है और एक फंड ऐड करने के लिए, आप चाहते हैं और एक फंड ऐड किया जाए आपका गोल के हिसाब से, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप एंटर करते हैं तो ये क्वेश्चन मत पूछिए कि मैं लमसम कर सकता हूं कि नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं पर्सनली नहीं बोलता हूं। अब उसके बाद आपका विषय है, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में आपको एसआईपी ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब भी मार्केट आपको नीचे भी आता है, आप एवरेज आउट का जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप एसआईपी कीजिए। अगर आपके पास लमसम के अमाउंट भी है उसको भी आप 3, 4, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और 4-5 महीनों में धीरे धीरे उसको निवेश कीजिए, एक बार में निवेश मत कीजिए। इसके बाद आ जाता है कि ये फंड को जिसके पास ऑलरेडी है उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास है या फिर आपने नए लिए हैं, अभी हुआ है 1 मंथ ही हुआ है, 2 मंथ हुआ है, तो पहले तो अगर आप इक्विटी मल्टी कैप में निवेश करते हैं तो मिनिमम आपका जो गोल ड्यूरेशन या व्यूज रहना चाहिए वो 7 इयर्स के आसपास होना चाहिए। आप अगर 3 या 4 इयर्स का व्यूज लेके आ रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो आपका व्यू अगर 7 इयर्स या उससे ज्यादा है तो ही आप ये मल्टी कैप या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आइए। और मैं जो एलोकेशन बोल दिया हूं इसको आप एक गाइड हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आपके हिसाब से आपका रिस्क टॉलरेंस, आपका जो फैमिली लायबिलिटीज है, गोल ड्यूरेशन, इसके ऊपर बेस करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात है, अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट मल्टी कैप फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, तो ये सब वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।